हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर बात करने वाले हैं घटना चक्र। जो ये पुस्तक है आप देख सकते हैं, इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर का यूपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित जो जीएस आता है, जीएस का पेपर, आपका जो पेपर है उसमें आपकी जीएस आती है। पूरे उसमें 30 प्रश्न होते हैं और बाकी के जो 70 प्रश्न होते हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो 30 प्रश्न हैं इससे रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं वो इसमें मैं करा रही हूँ। तो आइए देखते हैं, उनकी शुरुआत करते हैं। देखिए, ये टो सीरीज़ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसमें अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं, मैं इनको ही करा रही हूँ अपने चैनल पर। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम प्रश्न देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऐसी है जो आपकी वैश्विक ऊष्मन में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है, हम जानते हैं जो हमारा ग्लोब है, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये गर्म हो रही है और उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्लोबल वार्मिंग कई प्रकार की जो मानव गतिविधियां हैं या जो और भी गतिविधियां हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को गर्म कर देती हैं, उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो देखिए, इसमें जो ये पूछ रहे हैं किस गैस का योगदान सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शंस देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, हालांकि ये प्रश्न भी काफ़ी बार लोग गलत कर देते हैं। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इसको आप C2 मार्क मत कर दीजिएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जो आपकी CO गैस है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है आपका AQI जो आपका इंडेक्स बनता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें जो है ये गैस सबसे ज़्यादा आपकी योगदान देती है। कौन सी? CO गैस। लेकिन यदि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी। आगे देखिएगा, इसमें अब हम अगली बात करते हैं अपनी। प्रश्न नंबर 2, सहयोगात्मक अधिगम की किस विधि में विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना मुख्य प्रयोजन है। यानी कि ऐसी कौन सा मेथड है जिसमें हम स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में श्रवण कौशल विकसित करना चाहते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है कि वो अच्छे से अपने जो सुनने की जो कौशल होता है उसको अच्छे से विकसित कर सके। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है आपका स्वरों का समूह यानी सर्किल ऑफ वॉइसेस, समस्या समाधान, फिश बाउल रणनीति या जिक्सा रणनीति। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा फिश बाउल रणनीति। कौन सा बनेगा? फिश बाउल रणनीति। देखिए, अब ये फिश बाउल रणनीति क्या है। देखिए, ये जो है इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इनको हम 3 ग्रुप्स बना देते हैं स्टूडेंट्स के। मान लीजिए हमारे पास 30 बच्चे हैं तो हमने 10-10 बच्चों के 3 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो दाहिनी ओर बैठा समूह है बच्चों का, है ना, मान लीजिए मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, ये दाहिनी है, राइट हैंड साइड है, तो इसमें जो बच्चे बैठे हैं, ये दाहिनी ओर बैठा समूह विषय के समर्थन में होता है। मीन्स कोई भी टॉपिक हम ले लेते हैं उसके फेवर में ये वाला समूह बोलेगा, और जो लेफ्ट में होगा वो इसके डिसफेवर में बोलेगा या फेवर में नहीं बोलेगा, ठीक है। और बीच में जो बैठा हुआ समूह होता है वो क्या करता है, दोनों के विचारों को लिखता है और ये बताने का काम करता है कि कौन सा समूह ज़्यादा करेक्ट अपने विचारों को प्रभावी ढंग से, अपने तथ्यों को बता रहा है और वो वैलिड है, वो सही है, रिलायबल है। मतलब जो भी ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं इनमें से कौन सा सही है ना। तो ये हमारा बीच वाला समूह पता लगाता है, ठीक है। अतः इन्हें कक्षा के समक्ष तैयार की गई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। और फिश बाउल रणनीति सहयोगात्मक अधिगम की वह विधि है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में श्रवण कौशल, है ना, लिसनिंग जो आपका स्किल है ये डेवलप किया जा सकता है। किससे? फिश बाउल रणनीति से। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। मीन्स हम अगर कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, पहले आइए यही देख लेते हैं। क्या उसमें वस्तु निश्चितता होनी चाहिए? बिल्कुल करेक्ट। विश्वसनीय होना चाहिए? बिल्कुल सही। व्यक्ति निश्चितता होनी चाहिए? नहीं, व्यक्ति निश्चितता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, है ना। और विधि मान्यता? बिल्कुल सही। तो यानी कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? व्यक्ति निश्चितता, जो कि एक अच्छे प्रश्न पत्र के अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मात्रात्मक शोध को
कौन सा शोध भी कहा जाता है? जो आपका मात्रात्मक शोध है, इसको हम और क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं संरचित उपागम। किसको? मात्रात्मक शोध को, यानी क्वांटिटेटिव जो आपका ये रिसर्च होता है, इसको आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कह सकते हैं। देखिए, ये जो होता है ना, मात्रात्मक शोध के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है, और इसको हम जो है क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच या संरचित उपागम। नेक्स्ट देखिए, मापन की निम्नलिखित मापनियों को सबसे अधिक सरल से मापन की निम्नलिखित मापनियों को सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित के क्रम में रखें। हाँ, ठीक है, सबसे आसान जो है और फिर सबसे ज़्यादा जो विकसित है ना, तो उसके आपको क्रम में रखना है। तो देखिए, इन्होंने 4 दी हुई हैं। एक तो आपकी है क्रमिक, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल, ठीक है। दूसरी है आपकी क्रमिक को आप माफ़ कीजिएगा, आप नामिक को जो है नॉमिनल बोलते हैं, जबकि जो आपकी क्रमिक होती है इसको आप क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्डिनल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अनुपात। अनुपात मीन्स व्हाट? रेशियो, ठीक। और लास्ट है हमारा अंतराल, यानी कि इंटरवल। तो देखिएगा, ये जो हमारे 4 टाइप्स हैं, इनको हम बहुत आसान है, इसकी एक ट्रिक है, NOIR, इससे आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? नॉमिनल, यानी कि नामिकता आएगा हमारा। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, NOIR, है ना। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा नॉमिनल, फिर आपका आएगा O माने ये आपका क्रमित, है ना। तो आपका आएगा उसके बाद सेकंड नंबर पे ये NO, यानी कि ऑर्डिनल, फिर आपका आएगा I, यानी कि इंटरवल, यानी कि अनुपात, और लास्ट में आपका कौन सा आएगा? अंतराल, यानी कि रेशियो, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब आप इसको लगा लीजिए, BACD। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन में? BACD। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये सबसे आसान है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें हम स्तर बढ़ाते चले जाते हैं। मापन की ये विधियाँ हैं 4। आपको मैंने कल बताया भी था कि जो हमारी अंतराल मापनी होती है, उसमें शून्य का क्या वो था, कुछ कंसेप्ट मैंने बताया था। यदि आपको ध्यान हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शून्य का क्या कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। चलिए आगे चलते हैं। डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? तो देखिए, ये उदाहरण है किसके? द्वितीयक स्रोत के, या व्यक्तिक स्रोत के, या प्राथमिक स्रोत के, या तृतीयक स्रोत के। तो देखिए, इसका जो उत्तर है बहुत आसान है। इसका उत्तर है प्राइमरी मेथड। देखिए, हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और उसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो हम डेटा कई विधियों से कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपकी एक विधि ये भी होती है, डाक से प्रेषित प्रश्नावली, यानी कि क्वेश्चनायर जो आप डाक से भेजते हैं, या आपका अवलोकन, है ना। आप डायरेक्टली किसी चीज़ का सामने सामने अवलोकन कर रहे हैं और फिर आप उसके बाद उसके बारे में लिख रहे हैं या बता रहे हैं। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, तथा सामूहिक प्रश्नावली, है ना। तो ये सब आपके उदाहरण है। ये किसके हैं? ये प्राथमिक स्रोत है या प्राथमिक स्रोत है। देखिए, प्राथमिक प्राइमरी यानी कि ये आपने खुद से करा है, जो रिसर्चर है उसने खुद से वर्क करा है इसके ऊपर। और सेकेंडरी, मान लीजिए आप किसी बुक से, किसी आप जर्नल से, या आप किसी भी पुस्तक से, या किसी ब्यूरो से, या किसी से भी, या न्यूज़पेपर से आप कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपका द्वितीयक स्रोत हो जाता है। और यदि हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका थर्ड, है ना, टर्शरी, या आपका तृतीयक स्रोत। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है उसके हिसाब से जो उत्तर आपका है वो है आपका प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट है आपका जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत हैं। तो देखिए, इसमें आपके 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, और उसके बाद नीचे इसमें आप देखिएगा कुछ और दिए गए हैं, कहना चाहिए काफ़ी सारे, मतलब जैसे ग्रुप्स बनाकर दिए हुए हैं इनके ऑप्शंस, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत से हमारा क्या आशय है। देखिए, जब जल प्रदूषण होता है तो ये 2 तरीके से हो सकता है। एक तो आपका होता है पॉइंट मेथड, और एक आपका होता है नॉन पॉइंट मेथड। कौन सा? नॉन पॉइंट मेथड। तो देखिए, ये क्या होता है, जैसे आपके जल प्रदूषित होता है, इसमें कुछ ऐसे तत्व मिल जाएं जिससे कि आपका जल जो है वो पीने के हिसाब से प्रदूषित हो जाता है, या अच्छा नहीं रहता है, वो हानिकारक हो जाता है, उससे हमें विभिन्न प्रकार के रोग वगैरह हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जल प्रदूषण जब होता है तो इसके 2 तरह से हो सकता है। एक तो आपका होता है पॉइंट, एक मैंने आपको बताया नॉन पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ये आसान होता है, इससे आप बहुत आसानी से पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि भाई इस वजह से जो है जल प्रदूषण हो रहा है, कि ये वो
कारण है जिसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है ना। और एक आपका क्या होता है नॉन पॉइंट। नॉन पॉइंट में आप पता नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली जो प्रदूषण है वो किस वजह से हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए किसी जो आपकी फैक्ट्री है मान लीजिए कोई, है ना, तो उसका जो गंदा पानी निकल के आ रहा है वो नदी के अंदर जा रहा है, तो आप पॉइंट करके आसानी से बता सकते हैं कि इस फैक्ट्री से जो पानी निकल के आ रहा है तो इसकी वजह से जल में प्रदूषण हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पॉइंट मेथड। और जहाँ पता ना लगा पाए तो वो आपका कौन सा हो गया, नॉन पॉइंट मेथड। तो देखिए विशिष्ट अवस्थिति से, तो ये आपका कौन सा हो गया, पॉइंट। विशिष्ट यानी कि एक स्पेसिफिक माफ़ कीजिएगा, आपका ये स्पेसिफिक एक अवस्थिति है जिससे आप बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से आपका प्रदूषण फैल रहा है पानी में। दूसरा है आपका विसरित, तीसरा है प्रासंगिक, चौथा है आपका अविज्ञा यानी पहचान योग्य, यानी आप पहचान पा रहे हैं कि कहाँ से प्रदूषण फैल रहा है जल में। और लास्ट है आपका अनुवीक्षण में कठिनाई, है ना, आप नहीं पता कर पा रहे हैं। तो इसमें से देखिए बहुत आसान है, 2 ऑप्शन, हालांकि देखने में वर्डिंग्स थोड़े टफ लग रहे हैं लेकिन आप इससे पता करिए, कैच करिए थोड़ा सा, विशिष्ट अवस्थिति से, और दूसरा है आपका अभिज्ञा पहचान योग्य। यानी कि आपका ऊपर देखते हैं हम ए और डी, ये जो हैं आपके कौन से हैं, ये आपके पॉइंट मेथड है, और ये जो है आपके सी डी बी, ये आपके कौन से हैं, गैर बिंदु स्रोत हैं। कौन कौन से, बी सी ई। आइए देखते हैं, चेक करते हैं बी सी ई क्या हमारे ऑप्शंस पे दिया गया है। देखिएगा बी सी ई सबसे पहला ही दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी सी ई। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बी सी ई आपके कैसे हैं, ये आपके नॉन पॉइंट इन्होंने पूछे थे ना, वो वाले ऑप्शन हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन जन्य प्रदूषक नहीं है। यहाँ पे फिर से नहीं है ना, नॉट पूछ रहे हैं, मीन्स वाहनों से जो प्रदूषण होता है वो कौन सा नहीं है। तो देखिए ये भी आसान है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या पर्टिकुलर मैटर। ये इन्होंने हमको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से कह रहे हैं कौन सा वाहनों से जनित प्रदूषण नहीं है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ये भी आपका वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, वाहन जब होते हैं, जब वो चलते हैं, जब वो धुआं छोड़ते हैं तो उसकी वजह से हाइड्रोकार्बन ये भी आपका हो गया। फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी निकलता है आपका, और पर्टिकुलर मैटर ये भी आपका वाहनों से ही निकलने वाला प्रदूषण तत्व है, ये आपका प्रदूषक तत्व है। लेकिन आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कैसे बनता है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपका क्लोरीन और फ्लोरीन, किस किस से, क्लोरीन, मैं लिख देती हूँ, क्लोरीन और माफ़ कीजिएगा क्लोरीन, ये आपका देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन, इन 2 तत्वों की मदद से बनता है, क्या बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम से ही पता चला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आप देखिए ये कहाँ से निकलता है, बेसिकली ये आपके जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या आपके जो एसी होते हैं उनसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिसाव होता है या ये निकलते हैं, और ये आपका इसका मतलब वाहन जन्य प्रदूषक नहीं है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो हमारी ओजोन गैस होती है, हमारी जो पृथ्वी है, हम जानते हैं इसके ऊपर 5 लेयर्स होती हैं 5 लेयर्स, है ना। कौन कौन सी होती हैं आपकी, क्या बता सकते हैं कौन कौन सी, सबसे पहले कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, फिर आपकी कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपकी है आपकी फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आपकी आइनोस्फेयर, और फिर आपकी एग्जोस्फेयर। तो आपकी जो ये सेकंड नंबर वाली जो परत है कौन सी, स्ट्रेटोफोस्फेयर, इसके अंदर ही आपकी ओजोन परत होती है। ये आपकी पृथ्वी है और यहाँ आपकी ओजोन परत होती है। तो ये जो ओजोन परत है आपने सुना होगा इसमें छेद होता चला जा रहा है ना। और ये जो छेद है किस गैस के कारण होता है, जो मेन इसका कारण है वो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होते हैं। इसको हम बोलते हैं CFC गैस। इसकी वजह से ही जो हमारी ये ओजोन परत है, जो हमारी सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, वो जो हमारी जब धरती पे आती हैं तो उनसे हमारी रक्षा करती है। तो ये जो गैस है ये आपकी इसमें छेद कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा सूर्य से क्या आप बता सकते हैं कितने प्रकार की हानिकारक किरणें आती हैं, तो देखिए 8 प्रकार की सूरज से हानिकारक किरणें आती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक किरण कौन सी होती है, वो आपकी होती है आपकी एक्सरे, है ना। एक्सरे वाली जो आपकी होती हैं, एक्सरेज जो आती हैं, है ना, वो आपकी सबसे ज़्यादा हानिकारक किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर आती हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
एक मॉडेम का उपयोग तार के द्वारा इंटरनेट उपयोग करने हेतु किया जाता है। मॉडेम का अभिप्राय क्या है? तो देखिए ये कह रहे हैं एक मॉडेम का उपयोग हम क्यों करते हैं? तार के द्वारा इंटरनेट उपयोग करने हेतु किया जाता है। मॉडेम का अभिप्राय क्या है? मॉडम, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए मॉडम, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दो शब्दों से मिलकर बना है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, है ना। तो ये आपका आ गया लास्ट वाला ऑप्शन, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? तो देखिए मॉडेम जो है आपका, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये जो आपके इजी डेटा संप्रेषण कार्य में प्रयुक्त होने वाले एनकोडिंग और डीकोडिंग के उपकरण होते हैं, है ना। जब आप डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग टेलीफोन सिग्नलों में बदल देते हैं, है ना, और ये क्या कहलाएंगे? मॉड्यूलेटर। मतलब जो भी आपके डिजिटल सिग्नल्स को जब हम एनालॉग टेलीफोन सिग्नल्स में बदलते हैं तो ये कहलाता है मॉड्यूलेटर। और उल्टा, जब ये एनालॉग टेलीफोन सिग्नल्स को डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स में बदलता है तो ये क्या कहलाता है? डीमॉड्यूलेटर। और इन दोनों का कंबाइन करके ही हमने मॉडेम वर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो आप देखिए बहुत आसान है ये, सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा, तो कौन सा हो गया? ऑब्वियस सी बात है सुपर कंप्यूटर ही होगा। सुपर कंप्यूटर आपका बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, बहुत तेज़ भी होता है चलाने में, और बहुत तेज़ी से गणनाएँ कर लेता है, और बहुत कठिन से कठिन गणनाओं को, कठिन से कठिन अनुमानों को ये बहुत आसानी से लगा लेते हैं सुपर कंप्यूटर। चलिए आप बता सकते हैं भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका ऐरावत। कौन सा है? ऐरावत, ठीक। ऐरावत आपका सुपर कंप्यूटर है भारत का। अगर हम वर्ल्ड का पूछें, विश्व का, तो ये किसका है? ये है आपका फ्रंटियर कंप्यूटर। फ्रंटियर कंप्यूटर ये सुपर कंप्यूटर है, फ्रंटियर। और ये कहाँ का है आपका? ये आपका यूएसए का सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर है? तो 1 GB की जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो हमारे किसके बराबर होती है? ये आपकी होती है मेगाबाइट्स के बराबर, ठीक है। 1 मेगाबाइट में कितने 1 GB में कितने मेगाबाइट्स आएंगे आपके? 1024, है ना। 1024 मेगाबाइट्स आएंगे। इसी तरह से अगर हम पूछें कि 1 मेगाबाइट में कितने क्या आएगा, तो 1 मेगाबाइट में आपके क्या आएंगे? किलोबाइट्स। कितने? ये आपका बराबर होगा 1 MB के, है ना। और ये आपका बराबर है किसके? 1 गीगाबाइट्स के। और ये जो है आपका 1024 बाइट, ये किसके बराबर है? ये आपके बराबर है 1 KB के, ठीक है। इसी तरह से 1024 गीगाबाइट, ये मैं इसको हटा देती हूँ, गीगाबाइट ये किसके बराबर है? टेराबाइट्स के, ठीक है, टेराबाइट्स के। इसी तरह से फर्दर ये आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। और आगे देखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क के IPv4 में IP एड्रेस का साइज़ कितना होता है? तो इसका जो आपका साइज़ होता है ये आप देखिएगा 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट। तो इसका उत्तर है आपका 32 बिट। कितना होता है? IPv4 में IP एड्रेस का साइज़ होता है आपके 32 बिट, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय से हमारा क्या मतलब होता है? संवैधानिक निकाय से हमारा अर्थ है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग, क्या इसका उल्लेख है? नहीं, इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, क्या इसका उल्लेख है? नहीं, इसका भी उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। भारतीय रिजर्व बैंक, नहीं, इसका भी नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग, क्या इसका उल्लेख है? हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारत के जो संविधान है उसमें है। तो देखिए, क्या मुझे बता सकते हैं ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, इसके जो हेड हैं वो कौन है? इसके हेड हैं कौन? हीरा लाल सामरिया। कौन है? हीरा लाल सामरिया। नेक्स्ट है आपका भारत निर्वाचन आयोग, इसके हेड कौन है? तो इसके हैं आपके राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, इसके हेड कौन है? तो इसके हैं आपके, अभी नए बने आपके 51 में नहीं, सॉरी 26वें आपके इसके चेयरमैन बने हैं, और वो हैं आपके संजीव खन्ना। नेक्स्ट है आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हेड कौन है? तो ये आपके हैं M जगदीश। कौन है? M जगदीश।
इसमें आप देखिएगा एक छोटा सा करेक्शन है, मैंने आपको एक चीज़ इसमें गलत बता दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो हेड हैं वो आपके संजीव खन्ना नहीं है बल्कि संजय मल्होत्रा हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के हेड हैं। फिलहाल इस प्रश्न के हिसाब से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो आपका भारतीय निर्वाचन आयोग आपका संवैधानिक आयोग है। अच्छा ये बताइए संजीव खन्ना फिर कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैंने आपको जो ये रॉन्ग बता दिया था अभी, तो ये संजीव खन्ना कौन है, इनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको पता हो तो। नेक्स्ट देखिएगा, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है? ये प्रश्न आपका इसमें आपकी जो ये UPHESC की परीक्षा पहले हुई थी उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है। तो देखिए सिंधु आम होता है, उसमें बीज ही नहीं होता, बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है और ये इसमें बीज नहीं पाया जाता है, यानी गुठली नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, केलकर समिति किस मंत्रालय से संबंधित है? तो देखिए आपकी जो केलकर समिति है ये आपकी किससे संबंधित है? ये आपकी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, और जो केलकर समिति थी ये आपकी 13वां वित्त आयोग जो बना था, 13th फाइनेंस कमीशन, इसके जो हेड थे, इसके जो चेयरमैन थे या जो अध्यक्ष थे वो आपके केलकर थे। ठीक है, और क्या आप बता सकते हैं वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन देश के प्रधानमंत्री करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो 280 अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किस वाइसराय के कार्यकाल में प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ था? तो ये आपका किसके समय में हुआ था? ये हुआ था आपके लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 पारित हुआ था। और देखिए इन्हीं के समय में क्या हुआ था? 1905 में इन्होंने क्या करा था? बंग भंग करा था। बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन किया था, है ना? किसने? इन्होंने ही, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? मीन्स स्वतंत्रता से पहले किसने कहा था कि एक संविधान निर्मात्री सभा होनी चाहिए, यानी कि संविधान बनाने के लिए एक सभा का निर्माण करना चाहिए? तो ये था आपका M.N. रॉय। इन्होंने M.N. रॉय जो है इन्होंने ये विचार दिया था कि हमें संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का क्या कहते हैं, प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप देखिएगा जो आपकी ये भारतीय विश्वविद्यालय इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जो स्थिति थी उस समय, है ना, स्वतंत्रता से पहले, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जो एक आयोग बनाया गया था और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो आपके थे सर टॉमस रेले। कौन थे? सर टॉमस रेले। ठीक है, 1902 में एक आयोग बनाया गया था, किस लिए? कि भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए। ठीक है, और उन्होंने सुझाव दिए थे अपने कुछ, है ना, और फिर उन्हीं के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, यदि आप जानते हो, है ना, वो पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए वैसे इस तरह के प्रश्न UPHESC इतने टफ सवाल नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप प्रश्न है तो आप देख लीजिए। राजन साजन मिश्र, क्या इनका संबंध ध्रुपद टप्पा से है? करेक्ट। ताज बेगम, क्या इनका संबंध ठुमरी टप्पा से है? गलत। ये ठुमरी टप्पा से नहीं है, इनका जो संबंध है वो किससे है? ध्रुपद धमार से है। ये प्रसिद्ध एक गायिका है और ये किससे संबंधित है? इनकी जो शैली है वो कौन सी है? ध्रुपद टप्पा नहीं, ध्रुपद धमार। ठीक, बड़ी मैना, ठुमरी टप्पा सही है, अंबाजी चतुर्वेदी, ध्रुपद ये भी सही है। इस तरह के प्रश्न देखिए UGC में नहीं पूछे जाएंगे, UPHESC में नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी स्टिल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि कब सिग्नेचर हुए थे इसके ऊपर? तो देखिए भारत पाक के बीच में जो एक शिमला समझौता हुआ था, ये आपका उस समय की तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, है ना, कौन सी? इंदिरा गांधी जी, और पाकिस्तान की जो आपकी प्रधानमंत्री थी कौन सी? बेनजीर भुट्टो, है ना, कौन सी थी आपकी उस समय में? जुल्फकार अली भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, उनके बीच में, और आपकी जो इंडिया की उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन दोनों के बीच में शिमला समझौता हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902, 2 जुलाई को हुआ था।
नेक्स्ट देखिएगा, स्थानीय सरकार की संस्थाएं, जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो कर लगा सकती हैं, कर नहीं लगा सकती, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती हैं, या राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए, हमारी जो है 3 तरह की हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं। एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी आपकी होती है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी आपकी होती है लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो आप देखिएगा, जो यहाँ पर बात हो रही है स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट की, तो ये क्या कर सकती हैं? ये जो संस्थाएं होती हैं ये आपकी कर लगा सकती हैं, ठीक है। और देखिए ये क्या करती हैं, ये किस तरह के कर लगाती हैं? ये आपके बाजार पर कर है, या चुंगी पर आपके चुंगी कर है, या आपका जल कर है, या आपका तीर्थ यात्रा पर कर है ना, या आपके वाहनों पर कर लगता है, स्वच्छता पर कर लगता है, ये सब ये लगाती हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी स्थान की। तो देखिए कर लगा सकती हैं, ये इनका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो देखिएगा, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी जो है इन्होंने ही ये नारा दिया था। और ये कौन थे? हसरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। कौन? हसरत मोहानी, ठीक है। इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फेमिना मिस इंडिया 2024 क्या निकिता पोरवाल है? बिल्कुल करेक्ट, निकिता पोरवाल ही फेमिना मिस इंडिया 2024 हैं। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 क्या अलेक्जेंडर डुन को मिला था? करेक्ट, इनको मिला था। भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं क्या वो अमरप्रीत सिंह हैं? हाँ जी, वो अमरप्रीत सिंह हैं, अब चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन था? क्या नेपाल था? नहीं, ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि नेपाल उप विजेता था। तो आपका विजेता फिर कौन था? तो विजेता था आपका पड़ोसी देश, आपका बांग्लादेश, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं बांग्लादेश के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो हैं आपके मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस, है ना। अच्छा, मोहम्मद यूनुस जो है उनको क्यों फेमस है वो बहुत? क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, उन्हें नोबेल पुरस्कार अगर मिला था तो उनको क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने एक तो ग्रामीण बैंकिंग के बारे में अपने विचार दिए थे बहुत ज़ोरदारी से, और एक उन्होंने जो है आपका ये जो माइक्रो फाइनेंस होता है उसका कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। इसी वजह से इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था और इसीलिए अब ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 25 छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कौन कौन से कथन हैं इसके अंदर। देखिए, छठवा, ये तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर में आयोजित हुआ था। क्या ये सही है? हाँ, ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा, इसमें 36 टीमों ने भाग लिया। करेक्ट। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा पदक तालिका में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पर थी, है ना, ये भी आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 5वें क्रम पे था? नहीं, 5वें पे नहीं था, ये आपका 7वें क्रम पे था। और उत्तर प्रदेश ने इसमें कितने मेडल्स जीते थे? तो आप देखिए, इसमें उन्होंने 11 गोल्ड जीते थे यूपी ने अपने, और आपके 13 सिल्वर जीते थे, और आपके 18 जो है ब्रॉन्ज जीते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपके कितने हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं 8 and 3 11, देन 12, 1 is है, देन 42 जीते थे किसने? उत्तर प्रदेश ने। और ये कौन से नंबर पे था? ये आपका 7th नंबर पे था। किसमें? 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में। आगे देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल का नाम क्या है? मींस रेडिएशन रोधी मिसाइल का नाम क्या है? तो ये है आपका रुद्रम फर्स्ट। क्या नाम है इसका? रुद्रम फर्स्ट, ठीक है। और इसका जो परीक्षण है वो 2024 में राजस्थान में किया गया था, और राजस्थान में भी चंदन रेंज में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये मिलान करने हैं हमको, मतलब सही उत्तर का हमें चयन करना है कि कौन सा किससे मिल रहा है। तो देखिएगा, पहला है आपका के संजय मूर्ति। ये क्या है? ये आपके CAG हैं, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। कौन? संजय मूर्ति।
संजीव खन्ना, अभी मैंने आपसे देखिए ऊपर पूछा था कि संजीव खन्ना के बारे में आप बता सकते हैं कौन है, जो मैंने आपको आरबीआई के गवर्नर के बारे में गलत बता दिया था। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, जबकि मेरे मुंह से गलती से संजीव खन्ना निकल गया था, हालांकि मैंने करेक्ट भी कर दिया था तुरंत ही। तो देखिए संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कनक राजू ये कौन है, गुड़ासी नृत्य गुरु हैं। और आपके आशीष खन्ना ये कौन है, आईएसए के महानिदेशक हैं। आईएसए के महानिदेशक हैं कौन, आपके आशीष खन्ना। अच्छा, आईएसए का जो आपका भी कहना चाहिए एक तरह से किसको इन्होंने वो दिया, हेडशिप किसको दी है, तो इन्होंने इंडिया को दी है। और ये किस किस के बीच मेन था, ये था आपके फ्रांस और इंडिया के बीच में आईएसए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य या संघ रहा है। तो ये आप देखिएगा, इसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, क्या कह रहे हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में जो वनावरण है ना, तो उसमें जो प्रतिशत की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो टॉप मोस्ट कौन सा हमारा कहना चाहिए आपका वो है यूटी या आपका स्टेट, तो ये आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है, फिर आपका सेकंड नंबर पे आएगा मिजोरम, और फिर आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा कौन सा, आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर पे है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, यानी कि सही कौन सा नहीं है इसमें से पेयर, वो आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह क्या मुंबई बंदरगाह है, बिल्कुल सही, ये आपका सही है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील क्या चिल्का झील है, बिल्कुल सही है। इसमें कौन सी मिलती हैं फिशेस, देखिए इसमें गंगा डॉल्फिन, गैंगटिक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का, है ना। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश क्या आपकी लीला सेठ थी, नहीं ये गलत है ऑप्शन। कौन थी, फातिमा बीबी थी, जिनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया था, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट है आपके न्यायाधीश थी, और नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन से थे, BN राव थे, बिल्कुल करेक्ट। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप समझ रहे हैं ना, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट है, ये कहाँ पर है, ये आपका नीदरलैंड्स में है, द हेग में इसका मुख्यालय है ना। और अभी एट प्रेजेंट वहाँ पर उसके जो हेड है वो कौन है, नवाब सलाम है, नवाब सलाम उसके हेड है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका फिर इस हिसाब से आपका हो जाता है कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। शिमला समझौता क्या 2 जुलाई 1972 को हुआ था, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, हाँ जी ये 2 जुलाई 1972 हुआ था, इंदिरा गांधी और आपके जुल्फिकार अली भुट्टो जी के बीच में। गांधी इरविन समझौता क्या ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, हाँ हुआ था। चौरी चौरा कांड क्या ये 6 फरवरी 1922 को हुआ था, हाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, हाँ जी हुआ था। अब ये बताइए, अगर चारों सही हैं तो फिर गलत कौन सा है। देखो, आप अगर एक इसको प्राइमरीली लेवल से देखोगे तो आपको ये सब सही लगेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप पकड़िएगा 4 फरवरी है, ये 6 फरवरी नहीं है, 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था। मैंने आपको बताया भी था ये क्यों हुआ था अपनी पिछली वीडियोस में। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। यदि आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।